यानी कि जब हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं, उसके लिए एक भावना रखते हैं प्राइड की, जस्टिस की, खुशी की, तो वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के तौर पर हमें देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि अपने इस प्रिंट के अंदर फ्रेडरिक सोरो दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और ऊपर से कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को इंस्पायर करा कि भैया आप डेस्पोटिज्म यानी कि जो राजाओं का ये जो रूल है इसके खिलाफ आवाज उठाओ। सो हेलो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। देखिए, जब बात आती है नेशनलिज्म की तो सबसे पहले इस चैप्टर को अगर मैं कहूं तो कुछ बच्चों को यह चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चा कि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन हमें आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, देखेंगे कि कहां से किस तरीके का क्वेश्चन यहां पर बनेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर नेशनलिज्म को समझना होगा कि भैया नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स वंस नेशन। यानी कि जब हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं, उसके लिए एक भावना रखते हैं प्राइड की, जस्टिस की, खुशी की, तो वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के तौर पर हमें देखने को मिलती है। और यही फीलिंग्स जो है क्या करती है, जनता को, आम जनता को यूनाइट करने का, जोड़ने का काम भी बचा करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, क्रिकेट मैच, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, जहां पर ब्लू जर्सी पहने भारत के लोग हैं और वहीं ग्रीन जर्सी पहने पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो ये क्या दिखाता है कि ब्लू जर्सी पहनने वाले लोग जो हैं वो बेसिकली जीत का जश्न मनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपने देश, अपने भारत की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हार के इंतजार में बैठे हुए पाकिस्तान के समर्थन यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फीलिंग है अपने देश के प्रति, अपने देश को एक तरीके से जिताने को लेकर के, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को हमें जोड़ती हुई देखने को मिल रही है। ये सारे लोग क्यों जुड़े बैठे हैं? बिकॉज इन्हें एक चीज आपस में कनेक्ट कर रही है, वो है अपने देश के प्रति क्या प्राइड, अपने देश के प्रति क्या प्यार, सम्मान। तो नेशनलिज्म बेसिकली लोगों को जोड़ने का काम करता है। अब जब बात आती है यूरोप की, तो हम क्या देखते हैं बच्चा कि यूरोप आज जैसा हमें देखने को मिलता है, आज से 200 साल पहले ऐसा नहीं था। आज से 200 साल पहले की अगर हम बात करें तो यूरोप अलग अलग डायनास्टीज के बीच में बटा हुआ था। फ्रेंच हमें देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रियन एम्पायर हमें देखने को मिलता है, ऑटोमन एम्पायर देखने को मिलता है, जहां पर अलग अलग डायनास्टीज रूल करती थी, अलग अलग राजा रूल करते थे। और कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि इनके अंदर जो प्रजा रहती थी, बस वो आपस में जुड़ी हुई थी, लोग आपस में जुड़े हुए थे राजा के सम्मान को लेकर के। आपस में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को लोगों के बीच में मिलते थे, और इन्हीं डिफरेंसेस से हम आगे चल करके देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हमें देखने को मिले, जिन्होंने आज जो यूरोप आपको देखने को मिलता है, जिसमें कई देश तो बहुत छोटे हैं, वो कैसे बना। तो कुल मिलाकर के जब नेशनलिज्म की बात आती है, खास तौर पर यूरोप के केस में, तो आपके इस बुक में पहले ही पेज के ऊपर आपको ये पेंटिंग देखने को मिलती है, जिसे फ्रेडरिक सोरो भाई साहब ने बनाया। 1848 की हम बात करते हैं तो फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो हुए। उन्होंने 4-5 प्रिंट तैयार करे, जिसमें से एक प्रिंट था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन द नेशन। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखें तो इस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहां पर एक ऐसा वर्ल्ड बनाने की बात कर रहे हैं जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स का होगा। वो इस चीज को बेसिकली विजुअलाइज कर रहे हैं अपनी पेंटिंग के थ्रू। यहां पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यूरोप के लोग लाइन में खड़े हुए हैं, नीचे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस यानी कि राजा महाराजा बिखरे पड़े हैं, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने वो एक तरीके से शरणागत होकर के जा रहे हैं, होमेज उसको प्ले कर रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करने की कोशिश करें तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इस पेंटिंग में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाया हुआ है, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये एक तरीके से लोगों को एक तरफ तो जागरूक कर रही है, एनलाइटन कर रही है, और दूसरी तरफ लोगों को उनके अधिकारों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में यहां पर बता रही है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि नीचे ग्राउंड पर बहुत सारे राजा महाराजाओं के इंस्टीट्यूशंस यानी कि क्राउन्स वगैरह बिखरे पड़े हुए हमें देखने को यहां पर मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि यहां पर ऑलरेडी अगर आप इस पूरे के पूरी फोटो को ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ देश इसको पार कर चुके हैं, यानी कि कुछ देशों के अंदर ऑलरेडी
लिबर्टी की भावनाएं लोगों के अंदर जाग चुकी है। फ्रांस भी ऑलरेडी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल चुका है, क्योंकि हम देखते हैं कि 1848 तक आते आते हुआ क्या था कि फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हो चुका था, फ्रांस रिपब्लिक हमें बनता हुआ देखने को मिल चुका था। वहीं पीछे लाइन में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज ये खड़े हुए हैं, ये भी जो है रिपब्लिक की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, लिबर्टी, आजादी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अपने इस प्रिंट के अंदर फ्रेडरिक सोरो दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और ऊपर से जीसस और उनके साथ काफी सारे सेंट्स और एंजल्स यहां पर अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो भी इसको देख करके खुश है। तो कुल मिलाकर के ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहां पर ये जो पेंटिंग फ्रेडरिक सोरो बनाते हैं, ये पेंटिंग कहीं ना कहीं फ्रेडरिक सोरो के आइडिया को दिखा रही है कि कैसे वो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड होना चाहिए वो वर्ल्ड वाइड सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से 1848 तक आते आते हम कह सकते हैं कि अब वर्ल्ड के अंदर, लोगों के अंदर, यानी कि जो एक तरीके से आर्टिस्ट थे उनके बीच में रिपब्लिक को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के बातें हो रही हैं। वहीं साथ ही साथ बच्चा, अगर आप इस चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर के अंदर हमें मेजरली क्या देखने को मिलता है, दो टर्म्स देखने को मिलते हैं, दैट इज मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट। क्योंकि अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, so during the 19th century nationalism emerged as a force which brought out sweeping changes in the political and mental world of the Europe। क्योंकि अगर 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 1800 से लेकर के 1899 इस पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इस पीरियड में हम क्या देखते हैं बच्चा कि यूरोप के अंदर बहुत से पॉलिटिकल और मेंटल चेंजेस हमें होते हुए देखने को मिले, बहुत सी डायनास्टीज हमें बिखरती हुई देखने को मिली और कुछ नई डायनास्टीज हमें बनती हुई देखने को मिली। साथ ही साथ इस बीच हम क्या देखते हैं कि नेशन स्टेट्स का एमर्जेंस हमें होता हुआ देखने को मिला यूरोप के अंदर। अब बात आती है कि नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, मॉडर्न स्टेट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर सेंट्रलाइज्ड पावर हमें देखने को मिलती है, सोवरेन कंट्रोल, एक राजा हमें देखने को मिलता है जिसकी अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी है। यानी कि एक राजा है जिसके पास सारा का सारा कंट्रोल है, वो अपनी प्रजा के ऊपर रूल कर रहा है, उसकी अपनी एक टेरिटरी है, उसकी अपनी एक बाउंड्रीज है, जहां पर अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं साथ में। वो क्यों रह रहे हैं साथ में? क्योंकि उस राजा ने उनके ऊपर विजय प्राप्त की है या उस राजा का उनके ऊपर कंट्रोल है। वहीं जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नेशन स्टेट के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों की बात करी जाती है, साथ ही साथ जो लोग हैं उनका जो हिस्ट्री है, उनका अपना जो कल्चर है, उनका अपना जो डेसेंट है, वो कहीं ना कहीं आपस में ये शेयर करते हैं। यानी कि एक जैसा पास्ट शेयर करने वाले, एक जैसा कल्चर शेयर करने वाले लोग हमें कहीं ना कहीं नेशन स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि एक कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। तो मॉडर्न स्टेट के अंदर हम देख रहे हैं कि यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर बेसिकली लोगों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? उनकी जो एक तरीके से एलिजियंस है टुवर्ड्स देयर एम्परर, टुवर्ड्स देयर किंग, वो। बट वहीं नेशन स्टेट के अंदर लोगों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? उनका कल्चर, उनका इतिहास, उनकी हिस्ट्री, जो लोगों को कॉमन आइडेंटिटी दे रही है, बांध करके रख रही है। और इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि कैसे मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट्स हमें बनते हुए देखने को मिले यूरोप के अलग अलग हिस्सों के अंदर। तो यहां पर हम इस चैप्टर के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जिसने ये आइडिया ऑफ नेशन को आम जनता के बीच में पॉपुलर करा। हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की, हम देखेंगे कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म किस तरीके से हमें बनता हुआ देखने को मिला, और साथ ही साथ 1830 से 1848 के बीच जो रेवोल्यूशन हमें होते हुए देखने को मिले, जिसमें जर्मनी का, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, और साथ ही साथ हम बात करेंगे ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की, या लास्ट में बाल्कन इशू की। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हम यहां पर कवर करेंगे, और इस चैप्टर को अगर मैं बताऊंगा कि कहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन की। देखिए, होता क्या है? होता यह है कि 1787 के अंदर हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर चीजें बिगड़ती हुई हमें देखने को मिली। पहला नेशनलिज्म का जो एक्सप्रेशन हमें देखने को मिला, वो कहां देखने को मिला? वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के केस में ही देखने को मिला, जहां पर सोवरेनिटी यानी कि जो पावर थी वो आम जनता के हाथों में गई मोनार्की से। यानी कि एक तरीके से राजा से पावर्स को लेकर के, मोनार्की से पावर्स को लेकर के फ्रेंच सिटीजन्स को यहां पर दिया गया, और आम जनता को जोड़ने के लिए, आम जनता के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए ला पैत्रे और ले सित्योन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करा गया, जहां पर कहा गया कि ये जो फ्रांस है
ये फ्रांस के लोगों का है, सिटीजन्स का है। फ्रांस के सिटीजन्स की जो एक तरीके से निष्ठा है वो अपने राजा के प्रति नहीं, अपनी पितृभूमि, अपने फादरलैंड के प्रति है। सो ला पेत्रे और ले सित्योन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करा गया। फ्रांस के अंदर एक नया ट्राई कलर फ्लैग लाया गया जो कि ब्लू, व्हाइट और रेड कलर के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसने रॉयल फ्लैग को यानी कि जो राजा का झंडा था उसको रिप्लेस करा। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को पूरी तरीके से बदलने का काम करा, लोगों के अंदर नई चीजों को लेकर के एक तरीके से लाइट को जगाया। तो जब बात आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की तो हम देखते हैं कि स्टेट जनरल किस तरीके से नेशनल असेंबली बनी, जिसने कहीं ना कहीं क्या करा, लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम करा। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमें यहां पर बनता हुआ देखने को मिला, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो लॉज थे वो जनता के लिए बनाए गए, जनता के द्वारा बनाए गए। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो ये नेशनल असेंबली थी इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा फ्रांस के अंदर कानून बनाने को लेकर के, फ्रांस के अंदर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेकर के। आपने इसके बारे में क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर फ्रांस के लोगों को एकजुट करने के लिए जो इंटरनल कस्टम स्टेट ड्यूटीज थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया गया, क्योंकि फ्रांस में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेट्स और मेजर्स चलते थे जो कि बिजनेस क्लास के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। हम देखते हैं कि जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको हटा करके फ्रेंच भाषा को, एक कॉमन लैंग्वेज को प्रमोट करने का काम करा गया जो कि लोगों को जोड़ने का काम कर सके। तो आपके एग्जाम में यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। सीबीएसई कहता है कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। तो यही सारे स्टेप्स हैं जो रेवोल्यूशनरीज ने लिए लोगों को जोड़ने के लिए, उनके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि जब हम बात करते हैं फ्रांस की तो हमने कहा कि भैया फ्रांस ने कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को इंस्पायर करा कि भैया आप डेस्पोटिज्म यानी कि जो राजाओं का ये जो रूल है इसके खिलाफ आवाज उठाओ। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो डेस्पोटिज्म था बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में नहीं था। फ्रांस के अंदर ही राजा और उसका रूल नहीं चल रहा था, फ्रांस के अलावा यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भी इसी तरह के कंडीशंस थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने पूरे यूरोप को इंस्पायर करा कि भैया आप आवाज उठाइए। हमें अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बनते हुए देखने को मिले, जिसमें जैकोबिन एक इंपॉर्टेंट क्लब है। और जब बात आती है 1790s की तो हम देखते हैं कि 1790s के बीच खास तौर पर अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन जो फ्रेंच आर्मीज थी उन्होंने यूरोप के अलग अलग हिस्सों में नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने का काम करा। चाहे हॉलैंड हो, बेल्जियम हो, स्विट्जरलैंड हो, इटली हो, हर जगहों पर जो एक तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको स्प्रेड करने का काम करा। जब बात आती है नेपोलियन की तो हम क्या देखते हैं कि नेपोलियन अपने आप में बहुत खास है, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड करने का काम करा। और आप लोगों ने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतना तो पढ़ा कि भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीजें हुई, बट वहीं जब नेपोलियन की हम बात करते हैं तो वो हम 10th में देखते हैं। देखिए होता क्या है कि नेपोलियन की जब बात आती है तो एक बहुत ही साधारण सामान्य परिवार से आता था, और एक सामान्य परिवार से आने के बाद इसने धीरे धीरे करके अपने जीवन में तरक्की हासिल करी। और जब ये आर्मी के अंदर आया तो अपनी काबिलियत से, अपने एक तरीके से पोटेंशियल से नेपोलियन जो है फ्रेंच आर्मी का कमांडर बनता है, जनरल बनता है। हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, फ्रांस के अंदर काफी ज्यादा चीजें खराब थी। तो फाइनली 1799 के अंदर क्या होता है बच्चा, 1799 के अंदर जो नेपोलियन है वो एक तरीके से फ्रांस का फर्स्ट कॉन्सल बन जाता है। क्या बन जाता है? फर्स्ट कॉन्सल बन जाता है, यानी कि एक तरीके से फ्रांस का कर्ता धर्ता बन जाता है। और आगे चल करके 1804 में नेपोलियन खुद फ्रेंच एम्परर बन जाता है, खुद फ्रांस का बादशाह बन जाता है। तो जब नेपोलियन खुद फ्रांस का बादशाह बनता है, एम्परर बनता है, तो वो कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात करता है, जिसमें नेपोलियनिक कोड सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में सीबीएसई अक्सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है रिगार्डिंग द नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जब नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर आता है तो वो समझता है, देखता है कि हमें फ्रांस के अंदर काफी सारे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है ताकि फ्रांस की इकोनॉमी को, फ्रांस की सोसाइटी को सुधारा जा सके। तो हम देखते हैं बच्चा कि नेपोलियन सबसे पहले क्या करता है
कि एक तरीके से रिफॉर्म्स तो लेकर के आता है, जैसे कि जो भी प्रिविलेजेस थे, यानी कि जो भी क्लर्जी के पास, चर्च से जुड़े हुए लोगों के पास, नोबिलिटी के पास प्रिविलेजेस थे, उन प्रिविलेजेस को तो अबॉलिश करता ही है। सब सिटीजन्स को कानून की नजरों में इक्वल रखने की बात तो करता ही है, साथ ही साथ हर सिटीजन को राइट टू प्रॉपर्टी देने की बात तो करता ही है, फ्रेंच कंट्रोल को एक्सपेंड तो करता ही है। बट नेपोलियन ने एक जो गलत चीज करी वो क्या थी, उसने फ्रांस के अंदर से डेमोक्रेसी को खत्म करा और खुद वो फ्रांस के अंदर मोनार्की को एस्टैब्लिश कर देता है। खुद वो क्या बन जाता है, बादशाह बन जाता है। तो नेपोलियन खुद फ्रांस का बादशाह तो बन गया, बट उसके बावजूद भी उसने काफी सारे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को एक तरीके से अलाइव रखा। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नेपोलियन ने भले ही फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करा हो, बट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स थे उस पर काम करना इसने जारी रखा। जैसे कि इसने प्रिविलेजेस को खत्म करा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कानून के सामने हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट करने की बात करी, राइट टू प्रॉपर्टी दिया। साथ ही साथ फ्रांस का जो एरिया था वो नेपोलियन के कंट्रोल में काफी ज्यादा एक्सपेंड हमें होता हुआ देखने को मिला। हम देखते हैं कि चाहे इटली हो, चाहे डच रिपब्लिक हो, चाहे जर्मन रीजन हो, यहां तक कि स्विट्जरलैंड वाला हिस्सा ही क्यों ना हो, हर जगह पर हमें नेपोलियन और उसकी आर्मी जाती हुई देखने को मिलती है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को स्प्रेड करने का काम करती है। हम देखते हैं बच्चा कि धीरे धीरे करके नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंपल करने का काम करा, नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करा, नेपोलियन ने सर्फडोम और मनोरियल ड्यूज से, मोनार्कियल ड्यूज नहीं है ये, मनोरियल ड्यूज है, सॉरी, तो मनोरियल ड्यूज से यहां पर पीजेंट्स को फ्री करा ताकि ट्रेड आसानी से हो सके, बिजनेसेस बढ़ सके। तो गिल्ड्स के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटा दी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करा, यूनिफॉर्म लॉज वो लेकर के आया बिजनेस के लिए, एक कॉमन नेशनल करेंसी वो लेकर के आया, वेट्स और मेजर्स वो लेकर के आया। ये सारे काम नेपोलियन ने करे फ्रांस के अंदर, और इन्हीं सब प्रिंसिपल्स को फ्रेंच आर्मीज के कंट्रोल में जो रीजन्स थे, चाहे इटालियन रीजन हो, डच रिपब्लिक का हिस्सा हो, जर्मन रीजन हो, स्विट्जरलैंड हो, जिन जिन एरियाज के ऊपर नेपोलियन ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करा था, वहां पर भी इन सब प्रिंसिपल्स को एक तरीके से एक्सपेंड करने का काम करा गया। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जब नेपोलियन की बात आती है तो भले ही नेपोलियन और उसकी आर्मी ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का काम करा हो, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स थे, उनको स्प्रेड करने का काम भी उन्होंने ही करा। तो हम देखते हैं कि जब नेपोलियन और उसकी आर्मी की बात आती है बच्चा, तो कहीं ना कहीं लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। हर तरफ लोग नेपोलियन और उसकी आर्मी से खुश नहीं थे। हम देखते हैं कि नेपोलियन और उसकी आर्मी को लेकर के शुरुआत में हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी यहां पर उनको बोला जाता था, आजादी के परवाने उनको बोला जाता था। और जब बात आती है आगे चल करके कुछ समय बाद की, तो लोग नेपोलियन और उसकी आर्मी को लेकर के थोड़े से हॉस्टाइल भी हो जाते हैं, उनके खिलाफ भी हो जाते हैं। क्यों? तो नेपोलियन और उसकी आर्मी को लेकर के मिक्स्ड रिएक्शन हमें देखने को क्यों मिले कि एक तरफ तो नेपोलियन जहां भी जाता था लिबर्टी लेकर के जाता था, लोगों को आजादी की बात करवाता था, रिफॉर्म्स लेकर के आता था, बट दूसरी तरफ नेपोलियन ने कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। नेपोलियन ने सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दी, यानी कि जिन एरियाज में नेपोलियन का कंट्रोल होता था वहां पर उससे बिना पूछे कुछ लिखा नहीं जाएगा, छापा नहीं जाएगा। आर्मी के अंदर फोर्स रिक्रूटमेंट नेपोलियन ने करा। तो इन वजहों से लोगों के मन में नेपोलियन को लेकर के नफरत भी हुई, बट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके आइडियल्स थे उसको जो स्प्रेड करने का काम नेपोलियन ने करा, उसको लेकर के लोग उसको पसंद भी करते थे। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जब नेपोलियन और उसकी आर्मी की बात आती है तो उसको लेकर के मिक्स्ड रिएक्शंस हमें बच्चा यहां पर देखने को मिलते हैं। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में कई बार सीबीएसई पूछ चुका है। सीबीएसई पूछता है कि भैया व्हाई देयर वर मिक्स्ड रिएक्शंस व्हेन इट कम्स टू द नेपोलियन एंड हिज आर्मी among the people of the France and the areas under his control। तो आपको यही लिखना है कि शुरुआत में तो नेपोलियन और उसकी आर्मी को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता था, लोग पसंद करते थे क्योंकि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उनके प्रिंसिपल्स को, उनके आइडियाज को स्प्रेड करने का काम करते थे। बट उसके बावजूद जो नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ाए, तो जब लोगों की जेब पर फर्क पड़ा तो दिक्कत तो हुई भैया। वहीं जब नेपोलियन ने सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस करा तो लोगों को लगा कि यार ये तो हमसे हमारी ही फ्रीडम छीन रहा है। और वहीं जब लोगों को फोर्स रिक्रूट करा गया आर्मी के अंदर, जबरदस्ती लोगों को, फ्रांस के लोगों को, यूरोप के लोगों को जबरदस्ती इजिप्ट के रेगिस्तान में वो घुमा रहा है, तो लोगों को लगा कि भैया ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इसको लेकर के मिक्स्ड रिएक्शन हमें देखने को यहां पर मिलते हैं। आगे चल करके हम देखते हैं बच्चा कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे नेपोलियन
धीरे धीरे करके आसपास के एरियाज में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहा था, वैसे वैसे जो यूरोप के अलग हिस्से थे वहां पर कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी राजा महाराजा थे उनको एक डर सताने लगा। उन्हें लगने लगा कि भैया धीरे धीरे करके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्रांस में तो स्प्रेड हो ही रहे हैं। जिन एरियाज में फ्रेंच आर्मी का कंट्रोल है वहां पर तो स्प्रेड हो ही रहे हैं, वहां पर तो फ्यूडल सिस्टम प्रिविलेजेस खत्म कर ही दिए गए हैं। बट कल को अगर नेपोलियन और एरियाज पर कब्जा करता है तो दिक्कत तो होगी या नहीं होगी। तो जो अड़ोसी पड़ोसी देश थे वो नेपोलियन से परेशान होने लगे और डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम मिल करके नेपोलियन और उसकी आर्मी को खत्म करें। तो अब हम यहां पर बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, यानी कि सेकंड पार्ट की इस चैप्टर के। तो देखिए होता क्या है, जब बात आती है नेशनलिज्म इन यूरोप की, तो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म स्प्रेड कैसे हुआ और उसको कंट्रोल करने के लिए जो ऑलरेडी राजा महाराजा थे उन्होंने क्या किया वो हमें समझना यहां पर जरूरी है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि भैया यूरोप का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। अगर हम बात करें जर्मन, इटालियन या स्विट्जरलैंड वाले रीजन की, तो यह हिस्सा जो है अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग कैंटोन्स के बीच में बटा हुआ था। जैसे जर्मन रीजन की बात करें तो जर्मन रीजन के अंदर हम देखते हैं कि कुछ हिस्से पर पर्शियन एम्पायर का कंट्रोल था, कुछ हिस्से पर ऑस्ट्रियन एम्पायर का कंट्रोल था। इटालियन रीजन की बात करें तो यहां पर भी ऐसा था, 7 स्टेट्स के अंदर यह रीजन बटा हुआ था। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से अलग अलग किंगडम, अलग अलग डायनास्टीज यहां पर रूल करती थी। वहीं जब बात आती है ईस्ट और सेंट्रल यूरोप की, यहां पर हमें ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज देखने को मिलती है। खास तौर पर हम देखते हैं कि भैया हम देख रहे हैं कि यहां पर हैब्सबर्ग एम्पायर हमें देखने को मिल रहा है, हमें यहां पर जो है एक तरीके से ऑटोमन एम्पायर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम फ्रांस की तरफ चले जाएं तो वहां पर हमें फ्रेंच के अंदर बर्बन एम्पायर देखने को मिल रहा है, किंगडम देखने को मिल रहा है। मजे की बात क्या है कि इन सब डायनास्टीज के अंदर जो लोग रहते हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग उनका एथनिक ग्रुप है, अलग अलग उनका कल्चर है। यानी कि कोई भी चीज लोगों को आपस में कॉमन आइडेंटिटी के साथ नहीं जोड़ रही। सिर्फ लोग आपस में जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने राजा के प्रति समर्पित है। एग्जाम्पल के तौर पर हैब्सबर्ग एम्पायर की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया आसपास के रीजन पर कंट्रोल करता था, उसमें हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया वाले रीजन में, टायरोल वाले रीजन के अंदर हमें क्या वहां पर अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग देखने को मिलते हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। चेकोस्लोवाकिया वाले रीजन के अंदर भी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कुछ एरिया में बोहेमियन एथनिसिटी वाले लोग रहते हैं। तो इनका एथनिसिटी अलग है, भले ही लैंग्वेज सेम हो। वहीं दूसरी तरफ जो लोम्बार्डी वेनेशिया वाला रीजन है वहां पर इटालियन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। जो आधे से ज्यादा हंगरी है वहां पर मग्यार भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। साथ ही साथ कुछ एरियाज के अंदर छोटी मोटी और भाषाएं बोली जाती हैं। पोलैंड के अंदर हम देखते हैं कि पॉलिश भाषा बोली जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर अलग अलग भाषा, अलग अलग एथनिसिटी फॉलो करने वाले लोग रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आने वाले लोग साथ में रह रहे हैं। पर ये सारे साथ में क्यों रह रहे हैं? बिकॉज इनको इनके राजा के प्रति प्यार है, इनकी जो निष्ठा है, इनका जो सम्मान है वो अपने राजा के प्रति है। आपस में इनको सिर्फ एक ही चीज जोड़ रही है, वो है इनका राजा के प्रति समर्पण। तो अब आप मुझे बताओ कि सिर्फ यहां पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो डर की वजह से जुड़े हुए हैं कि भैया हमारा राजा एक है, कल को राजा बदलेगा ये उसकी तरफ हो जाएंगे। तो यूरोप के अंदर यही हमें देखने को मिलता था काफी लंबे समय तक। बट आगे चल करके हम क्या देखते हैं? आगे चल करके हम देखते हैं कि पीजेंट्स की जब बात आती है तो पीजेंट्स का भी यही हाल था। नॉर्थ के अंदर हमें बोहेमियन पीजेंट्स देखने को मिलते थे, साउथ के अंदर क्रोट्स हमें देखने को मिलते थे, कर्नियोला वाला रीजन जो है पर स्लोवीन्स हमें देखने को मिलते थे। साथ ही साथ जो ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया वाला रीजन है, रोमानिया वाला रीजन है, आसपास का रीजन, वहां पर रोमन्स हमें लोग देखने को मिलते थे। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर, अलग अलग एथनिसिटी वाले लोग रह रहे हैं। आगे चल करके क्या होता है? आगे चल करके हम देखते हैं कि जो यूरोप का समाज था, यूरोप की सोसाइटी थी, वो मेनली 3 पार्ट्स में बटी हुई थी। एक होते हैं एरिस्टोक्रेट, जो क्या थे? राजा के क्लोज थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करते थे, राजा के चमचे हो गए। ये लोग नंबर में तो बहुत कम थे। ये क्लर्जी, इन लोगों को आप नोबिलिटी के अंदर रख सकते हो, बट इन लोगों के पास लैंड बहुत ज्यादा थी। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े शहर इनके कंट्रोल में थे, बड़ी बड़ी लैंड इनके कंट्रोल में थी। फ्रेंच भाषा ज्यादातर ये लोग बोला करते थे। वहीं बात आती है पीजेंट्स की, तो पीजेंट्स जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी, अगर हम वेस्ट यूरोप की बात करें तो यहां पर ज्यादातर टेनेंट्स थे, स्मॉल ऑनर्स थे, किराए के जमीनों पर काम करते थे, छोटे मोटे खेत उनके अपने थे। बट वहीं अगर आप मिडल ईस्ट और मिडल यूरोप की बात करें तो यहां पर जो है सर्फ्स हमें देखने को मिलते थे, यानी कि ये दूसरे की जमीन पर काम करते थे और बदले में इनको सिर्फ और सिर्फ
2 वक्त की रोटी मिलती थी। तो एक तरीके से हम क्या देखते हैं कि पीजेंट्स की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। वहीं क्या होता है कि जो कॉमन पीपल है उसमें एक मिडिल क्लास हमें देखने को मिलता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, बिजनेसमैन था, प्रोफेशनल था। ये क्लास जो है बच्चा, ये अपने दम पर बनी थी, पढ़ी लिखी क्लास थी। ये चाहती थी कि भैया जो ये शोषण हो रहा है, ये जो अन्याय हो रहा है समाज के अंदर, जहां पर फर्स्ट 2 एस्टेट्स, नोबिलिटी और क्लर्जी के पास तो बहुत पावर है, शाही परिवार से आने वाले लोगों के पास या चर्च से जुड़े हुए लोगों के पास बहुत प्रिविलेजेस है, बट असल में जो काम कर रहे हैं देश के लिए, जो टैक्स भर रहे हैं लोग, उनके पास कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे करके जो मिडिल क्लास लोग हैं ये आवाज उठाना शुरू करते हैं। ये लोग जो है धीरे धीरे करके बात करते हैं कि भैया हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। जब इन मिडिल क्लास लोगों ने बिजनेस करके, इंडस्ट्रीज लगा करके, पढ़ाई लिखाई करके, ट्रेड करके पैसा कमाया, तो ये समझे कि भैया जरूरी क्या है, जरूरी है हमें आजादी मिलना। हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं, हम यहां पर टैक्सेस लेकर के आ रहे हैं, बदले में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। सारे के सारे जो प्रिविलेजेस है वो सिर्फ इस व्यक्ति को, दूसरे को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो एक नोबल के परिवार में जन्म लिया था, वो एक चर्च से जुड़े हुए परिवार में जन्म लिया था, और भले ही वो कुछ ना कर रहा हो। भाई होता ही यही था कि जो नोबिलिटी से जुड़े हुए लोग होते थे, जो राजा महाराजा के चमचे होते थे, वो क्या करते थे, वो ऐशो आराम का जीवन जीते थे। उनके पास जमीनें होती थी क्योंकि उन्हें खैरात में पीछे से मिली होती थी। वो पूरा दिन कुछ नहीं करते थे, मौज मस्ती करते थे, बस ऐशो आराम करते थे। वहीं जो काम कर रहे हैं लोग, उनके पास कुछ नहीं। तो मिडिल क्लास लोग यहां पर जो है लिबरलिज्म की बात करते हैं, और ये लिबरलिज्म आया है लैटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री। मिडिल क्लास लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था बच्चा? लिबरलिज्म का इनके लिए मतलब था कि भैया हमें 2 तरह की आजादी चाहिए। एक चाहिए पॉलिटिकल आजादी और दूसरी चाहिए हमें इकोनॉमिक आजादी। तो ये 2 तरह की आजादी की बात करते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक आजादी के लिए कहते हैं कि भैया फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल हो, हम लोगों के पास आजादी हो, फ्रीडम हो, इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो, कानून के सामने सब लोग इक्वल हो। पॉलिटिक्स में ये कहते हैं कि भैया गवर्नमेंट जो चुनी जाए वो राजा महाराजा वाला सिस्टम ना हो, गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, लोगों से पूछ करके चुनी गई सरकार हो। तो ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं कि भैया हम लोग अपना नेता चुने, अपने लीडर्स को चुने। तो कुल मिलाकर के जो मिडिल क्लास लोग बच्चा हमें देखने को मिलते हैं, ये मिडिल क्लास लोग क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म की, जिसमें ये सारी बातें रखते हैं, आजादी की बातें रखते हैं, फ्रीडम की बातें रखते हैं। वहीं इकोनॉमिक टर्म्स पर हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स पर ये लोग कहते हैं कि भैया मार्केट्स जो है ओपन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए। जो इतने ज्यादा टैक्स वगैरह लगाए गए हैं गुड्स के मूवमेंट पर, जो अलग अलग करेंसीज है, ये खत्म हो ताकि व्यापार आसानी से हो सके। साथ ही साथ इन लोगों का क्या कहना था कि भैया जो ऑटोक्रेसी है, ये जो प्रिविलेजेस आपने दिए गए हैं, ये खत्म कर दिए जाए, सबको इक्वली ट्रीट करा जाए कानून की नजरों में, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके भेजे। तो हम देखते हैं कि जब मिडिल क्लास लोगों ने लिबरलिज्म की बात करी तो लिबरलिज्म 2 तरीके का था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में वो फ्रीडम ऑफ मार्केट, अबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, टैक्सेस को खत्म करने की बात करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम लाने की बात करते हैं, एक कॉमन करेंसी, स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर्स को लाने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल लेवल पर वो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, एक ऐसी सरकार की बात करते हैं जिसे लोग चुन करके भेजें। तो ये सारी चीजें बच्चा हमें देखने को मिली। आपके एग्जाम में सीबीएसई यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लिबरलिज्म, तो आपको बताना होगा कि लिबरलिज्म क्या है। और मिडिल क्लास लोगों ने 2 तरीके के लिबरलिज्म की बात करी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। क्योंकि आप समझो थोड़ा सा, अगर हम यहां पर एग्जांपल के तौर पर देखें, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्यों जरूरी है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म या पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्यों जरूरी है, यह हमें समझना होगा। क्योंकि राइट टू वोट की अगर हम बात करें तो शुरुआत के समय पर क्या था, राइट टू वोट सिर्फ उन्हीं लोगों को नेशनल असेंबली ने दिया जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो पैसे वाले लोग थे। वहीं दूसरी तरफ जैकोबिन्स के समय पर राइट टू वोट दिया गया ऑल एडल्ट्स को, बट मेल्स को, महिलाओं को वोट नहीं दिया गया। सिमिलरली नेपोलियन के समय पर भी राइट टू वोट था कहने को, बट वो भी प्रॉपर्टी वाले लोगों के लिए था। तो आम जनता के पास अधिकार नहीं थे, जो कॉमन पीपल थे उनके पास अधिकार नहीं थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ यहां पर नहीं था। इसीलिए पॉलिटिकल लिबरलिज्म के अंदर ये लोग गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं। सिमिलरली जब हम यहां पर बात करते हैं नेपोलियन की, तो आप देखिए कि यहां पर अगर हमें देखने को मिले तो जो जर्मन रीजन था, जर्मन रीजन के अंदर क्या था कि कपड़ा नापने वाली जो यूनिट होती थी उसको एले बोलते थे। क्या बोलते थे? एले।
अब ये जो LA था बच्चा, ये क्या था, इसका जो लेंथ का मेजरमेंट था वो अलग अलग रीजन में अलग अलग था। भाई आज के समय पर अगर हमें कोई कहे कि भैया 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, हम कहेंगे कि भैया 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। चाहे आप कन्याकुमारी चले जाइए, चाहे आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, सब जगह सेम है। बट यहां ऐसा नहीं था। यहां पर अगर जर्मन रीजन के अंदर किसी व्यापारी को या किसी व्यक्ति को कपड़ा खरीदना होता था तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही अलग था। फ्रैंकफर्ट में वो 54.7 सेंटीमीटर था, मेज के अंदर वो 55 सेंटीमीटर हो जाता है, निरमबर्ग के अंदर वो 65 सेंटीमीटर हो जाता है, फ्रेबर्ग के अंदर वो 53 सेंटीमीटर हो जाता है। अब बताओ क्या बेहूदगी है ये। अगर किसी को व्यापार करना है, ट्रेड करना है, उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल है ये। तो हम क्या देखते हैं कि जब बात आती है नेपोलियन की, तो नेपोलियन इस जर्मन रीजन को थोड़ा सा यूनाइट करने का काम करता है। ये जो जर्मन रीजन था बच्चा, ये अप्रोक्सीमेटली 300 रीजन्स के अंदर बटा हुआ था, 300 स्टेट्स के बीच में बटा हुआ था। नेपोलियन इन 300 स्टेट्स को 39 करने का काम करता है, जोड़ता है। बट इन 39 स्टेट्स के अंदर हम क्या देखते हैं, 1833 की ही अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अगर एक मर्चेंट हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग की तरफ जा रहा है, अगर एक व्यापारी हम देख रहे हैं कि नॉर्थ में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हम यहां पर देख रहे हैं कि इस रास्ते को कवर करने के लिए, इस जरा से रास्ते को कवर करने के लिए इस व्यापारी को क्या करना पड़ेगा, 11 जगह टैक्स देना पड़ेगा। और हर जगह जो ये टैक्स है वो 5% के आसपास का है। यानी कि मान करके चलो कि अगर उसने कोई चीज 100 रुपए की यहां पर खरीदी है तो लगभग 55 रुपया उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो वो चीज कितनी ज्यादा महंगी हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इतने अलग अलग वेट्स और मेजरमेंट का होना, कि कोई चीज उसने जो है फ्रैंकफर्ट से खरीदी वो 54 सेंटीमीटर की है और न्यूरमबर्ग में आकर के ये 65 सेंटीमीटर की हो गई, वहीं यही चीज फ्रेबर्ग में आकर के 53 सेंटीमीटर की हो गई। तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन है, यस और नो, बहुत ज्यादा परेशानी है भैया। हो क्या रहा है, कैसे होगा, समझ ही नहीं आ रहा। तो हम क्या देखते हैं यहां पर, हम देखते हैं कि यहां पर मिडिल क्लास लोगों ने कहा कि भैया हम व्यापारी लोग हैं, हमें व्यापार करना है, हमारे लिए टैक्सेस को आसान करो। ये जो ट्रेडिंग का सिस्टम है, यूनिट्स और मेजरमेंट का सिस्टम है, इसको कॉम्प्लेक्स जो करा हुआ है तुमने, इसको एक स्टैंडर्डाइज्ड करो कि हर जगह एक जैसा चलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भैया आगे चल करके 1834 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोशिया की लीडरशिप में क्या करा गया, जर्मन रीजन के अंदर ज़ोल्वरिन नाम का एक कस्टम यूनियन बनाया गया। मिडिल क्लास लोगों ने यहां पर ज़ोल्वरिन नाम का कस्टम यूनियन बनाया जिसमें टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश करने का काम करा गया। और यहां पर 30 के आसपास करेंसीज चलती थी जिनको 2 कर दिया गया। यानी कि जो जर्मन रीजन था पूरा, इस जर्मन रीजन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग आ रहा है तो 11 जगह उसे टैक्स देने पड़ेंगे। तो अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, एक स्टैंडर्डाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम ला दिया गया। साथ ही साथ अगर इस पूरे रीजन की बात करें तो 30 के आसपास करेंसीज चलती थी यहां पर, उनको कम करके 2 कर दिया गया। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म को ध्यान में रखते हुए हमें यहां पर प्रोशियन इनिशिएटिव के साथ ज़ोल्वरिन बनता हुआ देखने को मिला। और इस ज़ोल्वरिन ने कहीं ना कहीं जर्मन रीजन के अंदर प्रॉस्पेरिटी लाने का काम करा। हम देखते हैं कि आगे चल करके व्यापार काफी बेहतर हमें इस रीजन के अंदर होता हुआ देखने को मिला। तो यह था ज़ोल्वरिन के बारे में और इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में। ठीक है, अगर मान करके चलिए कि लिबरलिज्म को लेकर के 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको यहां पर ज़ोल्वरिन का एग्जाम्पल उसमें दे देना है, अगर वो पूछे तो 5 नंबर में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हमें यहां पर जो है लिबरलिज्म के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। अब आते हैं नेपोलियन पर वापस। देखो क्या हुआ कि मिडिल क्लास लोगों ने आम जनता के बीच में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बातें तो रख दी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें वो आइडियाज लोगों के अंदर स्प्रेड होते हुए देखने को तो मिले। नेपोलियन ने भी वो काम करा, नेपोलियन ने जिन एरियाज के ऊपर कंट्रोल करा वहां पर भी उस चीज को कंटिन्यू रखा। बट होता क्या है, होता यह है कि आस पड़ोस के जो राजा महाराजा थे, जो डायनास्टीज थी, जो किंगडम्स थी, वो नेपोलियन से नफरत करने लगी। और 1815 के अंदर आकर के ब्रिटेन, रशिया, प्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिसको आप ब्राप कंट्रीज भी कह सकते हो, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रोशिया, इन कंट्रीज ने कलेक्टिवली इकट्ठा होकर के नेपोलियन और उसकी आर्मी को वाटरलू, नीदरलैंड्स के पास ये जगह पड़ती है, यहां पर उसको हरा दिया। अब जैसे ही नेपोलियन की डिफीट होती है, फ्रांस और उसकी नेपोलियन की आर्मी यहां पर हारती है, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि दोबारा से कंजर्वेटिज्म, यानी कि वही पुराना सिस्टम, ओल्ड सिस्टम जिसमें मोनार्की है, चर्च के पास पावर है, सोशल हायरार्कीज है, प्रॉपर्टी जो है वो
सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोक्रेसी के पास है, फैमिली रूल जो एक तरीके से है वो हमें यहां पर आता हुआ देखने को मिला। तो नेपोलियन ने या फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो कुछ काम भी करे थे उन सबको अंडू कर दिया, उन सबको एकदम से खत्म कर दिया इस बैटल ऑफ वाटरलू की हार के बाद। बट यहां पर ये जो कंजर्वेटिव लोग थे एक चीज समझ गए कि भैया अब पुराना जैसा सिस्टम नहीं चलेगा, अब हमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी मॉडर्न आर्मी चाहिए होगी, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चाहिए होगा, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा, फ्यूडलिज्म और सर्वडोम जैसी चीजों को खत्म करना पड़ेगा। बट हुआ क्या? हुआ यहां पर यह कि जैसे ही नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हारता है, वैसे ही दोबारा से ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के अंदर करी जाती है। वो देश ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया जो नेपोलियन को हराते हैं वो इकट्ठे होते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी नेपोलियन ने काम करा था उन सबको अबॉलिश कर देते हैं, सारे चेंजेस को। साथ ही साथ दोबारा से फ्रांस के अंदर बर्बन डायनास्टी को रिस्टोर कर देते हैं। यानी कि जो फ्रांस रेवोल्यूशन से होकर के निकला था, जिस फ्रांस ने अपने राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी, वहां पर दोबारा से उसी राजा के आगे लोगों को ला दिया गया, उसी परिवार को ला करके बिठा दिया गया। फ्रांस ने नेपोलियन की लीडरशिप में जो भी टेरिटरीज जीती थी वो इन सब ने आपस में बांट ली। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो फ्रांस के आसपास एक बाउंड्री सी क्रिएट कर दी। आप देखो ये पर्पल कलर का फ्रांस है, इसके आसपास किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बना दिया, देन स्विट्जरलैंड हो गया, देन यहां पर किंगडम ऑफ सार्डिनिया बना दिया, जर्मन एम्पायर्स बना दिए, राइन बना दिया। तो फ्रांस के आसपास छोटी छोटी किंगडम्स बना दी, बफर स्टेट्स बना दी, जो एक तरीके से फ्रांस को आगे बढ़ने से रोके। तो हम देखते हैं कि क्या करा गया बच्चा, कि नॉर्थ के अंदर नीदरलैंड्स और बेल्जियम बना दिए गए, ईस्ट के अंदर रशिया को कुछ हिस्सा दे दिया गया पोलैंड का, साथ में प्रशिया को भी कुछ हिस्सा दे दिया गया पोलैंड का। इसके अलावा साउथ के अंदर जेनोवा बना दिया गया, इसको पिडमोंट को दे दिया गया। तो ये सारे काम यहां पर करे गए। तो कुल मिलाकर के हम क्या देख रहे हैं बच्चा, कि नेपोलियन ने जितने भी काम करे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो भी चीजें हासिल हुई थी, वो बैटल ऑफ वाटरलू से खत्म हो गई और हमें कंजर्वेटिज्म, वही पुराना सिस्टम जहां पर मोनार्की है, चर्च है, वो आता हुआ देखने को मिला विद लिटिल बिट ऑफ चेंजेस। 1830 एंड 1848। देखिए होता क्या है कि जब बात आती है फ्रांस की, सो मेटरनिक भाई साहब का कहना था कि व्हेनेवर फ्रांस नीजेस एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। अब मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। वो कहता था कि भैया जब जब फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। यानी कि उसका कहने का मतलब था कि भैया जब जब फ्रांस में कुछ होता है तब तब पूरे यूरोप में आफत आ जाती है। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हुआ क्या, नेपोलियन की डिफीट के बाद फ्रांस के अंदर कंजर्वेटिव सिस्टम को लाया गया, बर्बन डायनास्टी को रिस्टोर करा गया। अब जब बर्बन डायनास्टी को यहां पर रिस्टोर करा गया तो जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, रेवोल्यूशनरीज थे, मिडिल क्लास थे, वो लोग लगातार इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनका कहना था कि यार इतने लंबे समय से हम अपने राजा से आजाद हुए थे, उसके अत्याचारों से आजाद हुए थे, दोबारा राजा हमारे सिर पर ला करके बिठा दिया। तो होता क्या है कि जब जुलाई 1830 में फ्रांस के अंदर चीजें बिगड़ती हैं तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि बर्बन किंग जो उस टाइम पर फ्रांस के अंदर थे उनको हटाया जाता है और यहां पर जो हमारे लिबरल नेशनलिस्ट एजुकेटेड लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, वो क्या करते हैं, मौके का फायदा उठा करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर देते हैं। कहां? फ्रांस के अंदर। और राजा बनाते हैं लुई फिलिप को। यानी कि फ्रांस के अंदर राजा तो रहेगा बट उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, लिबरल लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का ऑब्जर्वेशन रहेगा। तो हम देखते हैं बच्चा कि हुआ क्या, कि जुलाई 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब फ्रांस में कुछ हुआ तो उसका इंपैक्ट और हिस्सों में भी होगा। तो जो फ्रांस के आसपास नीदरलैंड और बेल्जियम का किंगडम बनाया गया था, वहां पर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो अक्टूबर 1830 में बेल्जियम भी जो है क्या होता है, वो नीदरलैंड से आजाद हो जाता है, वहां पर भी रेवोल्यूशन हो जाता है। और आगे चल करके 1820s के बीच में हम देख रहे थे कि 1821 से ही
जो ग्रीस वाला रीजन था, जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था, यहां पर भी गड़बड़ियां चल रही थी। ऑटोमन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर था। ग्रीस, जिसे क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का क्रेडल कहा जाता है, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का बेसिस कहा जाता है, वो यहां पर हम देखते हैं कि परेशान था कि भैया मेरा कल्चर क्रिश्चियनिटी है, मेरी जो रूट्स है, मेरी जो एथनिसिटी है वो अलग है, और मैं एक इस्लामिक एम्पायर के अंडर रह बैठा हूं। तो जैसे ही ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन किंगडम वीक हो रहा था, तो जो ग्रीस से भागे हुए लोग थे, जो लगातार ग्रीस के समर्थन की बात करते थे, जो नेशनलिस्ट लोग थे, वो ग्रीस के अंदर, खास तौर पर वेस्ट यूरोप से बैठे हुए लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए इंग्लिश पोएट जैसे कि लॉर्ड बैरन, ये लोग जो है ग्रीस के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल को तूल दे रहे थे। कह रहे थे कि भैया ऑटोमन एम्पायर से आजाद हो जाओ, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर तो अब कमजोर हो रहा है। तो 1821 से ही ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ग्रीस के अंदर आंदोलन चल रहा था, जिसे लॉर्ड बैरन भाई साहब सपोर्ट कर रहे थे। और हम देखते हैं कि फाइनली 1832 के अंदर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है और ग्रीस यहां पर आजाद हो जाता है। तो क्या हुआ अभी तक भैया ये हुआ कि जब बात आई ग्रीस की, जब बात आई बेल्जियम की, नीदरलैंड्स की, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसे ही फ्रांस के अंदर 1830 जुलाई के अंदर प्रॉब्लम हुई, रेवोल्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, उसका इंपैक्ट हमें बेल्जियम के आजाद होने से और ग्रीस के आजाद होने से भी यूरोप के अंदर देखने को मिला। और ये जो ग्रीस आजाद हुआ, इस ग्रीस के फ्रीडम स्ट्रगल ने या ग्रीस की आजादी ने, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने पूरे यूरोप के मिडिल क्लास लोगों को इंस्पायर कर दिया कि भैया जब ये छोटा सा देश ग्रीस आजाद हो सकता है इतने बड़े ऑटोमन एम्पायर से, तो हम क्यों नहीं अपने अधिकारों को लेकर के आवाज उठा सकते। तो हम देखते हैं कि आगे चल करके अब लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यूनिटी को डेवलप करने का काम करा गया। हम देख रहे हैं कि लगातार जो मिडिल क्लास लोग हैं वो एक तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि भैया ये गलत हो रहा है हमारे देश के अंदर, ये जो राजा महाराजा हैं ये गलत कर रहे हैं। तो लोगों को जोड़ने के लिए इकट्ठा इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्तेमाल करा रोमांटिसिज्म का। रोमांटिसिज्म की जब बात आती है बच्चा, तो रोमांटिसिज्म एक तरीके का क्या है, एक तरीके का कल्चरल मूवमेंट है, जहां पर लोगों को नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के नाम पर जोड़ने का काम करा जा रहा है। हम देखते हैं कि जितने भी ये रोमांटिक आर्टिस्ट हुए, जितने भी ये मिडिल क्लास एजुकेटेड पढ़े लिखे फिलोसोफर्स हुए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने रीजन और साइंस के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज करा। इन्होंने कहा कि क्या है, ये साइंस को ग्लोरीफाई करते रहते हो, रीजन को ग्लोरीफाई करते रहते हो, असली मजा तो इमोशंस के अंदर है, असली मजा तो आर्ट के अंदर है, असली मजा तो इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स के अंदर है। ये बातें इन्होंने कही। इन्होंने लोगों को उनके कलेक्टिव हेरिटेज के बारे में बताया, उनके कॉमन कल्चरल पास्ट के बारे में बताया। तो हम देखते हैं जैसे जोहान गॉटफ्रेड हर्डर हुए, जोहान गॉटफ्रेड हर्डर भाई साहब ने जर्मन रीजन के अंदर क्या करा, दास वॉक का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने आम जनता को इकट्ठा करने का काम करा। इन्होंने कहा कि भैया जो जर्मन कल्चर है वो हमें आम जर्मन जनता के घरों में, कॉमन पीपल के घरों में देखने को मिलता है। इन्होंने कहा कि भैया लोगों को जोड़ने के लिए जो जर्मन भाषा के अंदर फोक सॉन्ग्स थे, फोक पोएट्री थे, फोक डांसेस थे, उनको पॉपुलराइज करने का काम यहां पर करा गया। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जर्मन रीजन के अंदर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर भाई साहब ने बहुत बड़े लेवल पर यहां पर लोगों को जोड़ने का काम करा। बहुत बड़े लेवल पर यहां पर जो है अपनी फोक पोएट्री, फोक सॉन्ग्स के थ्रू, फोक डांसेस के थ्रू लोगों को जोड़ने का काम करा। सिमिलरली जब बात आती है पोलैंड की, पॉलिश रीजन की, तो हम देखते हैं कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना, पोलैंड जो है, जो पॉलिश रीजन है, वो कुछ रशिया के कंट्रोल में था, कुछ ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। तो जो रीजन रशिया के कंट्रोल में था, पॉलिश, वहां पर क्या था, रशियंस ने अपना डोमिनेंस करा हुआ था। वहां पर पॉलिश लोगों को उनकी भाषा में बोलने नहीं दिया जाता था, उन पर रशियन भाषा थोपी जाती थी। तो हम देखते हैं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ कैरोल कुरपिंस्की, कैरोल कुरपिंस्की भाई साहब ने क्या करा, कैरोल कुरपिंस्की भाई साहब ने ओपेरास के थ्रू लोगों को जोड़ने का काम करा। फोक डांसेस जो थे, जैसे कि पोलनाइज हो गया, मजुर्का हो गया, इनसे लोगों को जोड़ने का काम करा। हम देखते हैं कि पॉलिश भाषा को रशियन डोमिनेंस के खिलाफ एक तरीके से सिंबल के तौर पर यूज करा गया। जहां पर भी रशिया का कंट्रोल था पॉलिश रीजन में, वहां पर पॉलिश भाषा को साइडलाइन करा जाता था रशियंस के द्वारा। यहां पर जो है रशियन भाषा को इंपोज करा जाता था पॉलिश लोगों के ऊपर। तो हम देखते हैं कि 1831 में जब लोगों ने यहां पर आवाज उठाई रशिया के खिलाफ कई हिस्सों में, तो यहां पर क्या हुआ, ये 1831 होगा, ये 1831 होगा। तो यहां पर पॉलिश लैंग्वेज का सहारा लिया गया। चाहे चर्च के अंदर लोग मिलते थे, जब इकट्ठे होते थे, बातें करते थे, तो वो पॉलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे। और बहुत बड़े लेवल पर रशियंस ने इन रेवोल्यूशनरीज को दबाने का काम करा, बट स्टिल
अंडर द लीडरशिप ऑफ कैरोल कुर्बिन्स्की एंड अदर्स काफी सारे लोग जेल भी गए। तो हो क्या रहा है कि यहां पर जितने भी ये फिलोसोफर्स थे, इन्होंने रोमांटिसिज्म का सहारा लिया। रोमांटिसिज्म क्या है? जहां पर कल्चर का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, फीलिंग्स जगाई जा रही हैं। तो जर्मन रीजन के अंदर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर भाई साहब ने क्या करा? जर्मन कल्चर, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री का इस्तेमाल करा। पॉलिश रीजन के अंदर कैरोल कुर्बिन्स्की भाई साहब देखने को मिले, और रीजन्स में और लोग थे, बट आपकी बुक में यही 2 एग्जांपल्स हैं, आपको आंसर में यही लिखना है। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर 5 नंबर का कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म, हाउ रोमांटिक आर्टिस्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको यही सब बातें लिखनी है कि रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट जहां पर क्या करा गया? रोमांटिक एस्पिरेशंस को, इंट्यूशंस को, मिस्टिकल फीलिंग्स को पॉपुलर करा गया, क्रिटिसाइज करा गया साइंस को, ग्लोरिफिकेशन जो था रीजन का उसको क्रिटिसाइज करा गया, और साथ ही साथ फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, फोक पोएट्री का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में एक तरीके से क्या करने की कोशिश करी गई? लोगों को जोड़ने की कोशिश करी गई, कॉमन कल्चर के साथ लोगों को जोड़ने का काम करा गया। तो जर्मन रीजन के अंदर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर, पॉलिश रीजन के अंदर कैरोल कुर्बिन्स्की हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब बातें हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करी, हमने देखी। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके यूरोप के अंदर अलग अलग रीजन्स में रिवोल्ट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 1830s की अगर हम बात करें तो 1830s का जो पीरियड था, 1835, 1839 वाला जो पीरियड था, ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स का पीरियड रहा यूरोप के अंदर। इस समय पर काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर एक तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ था। रूरल एरिया से लोग शहरों की तरफ जा रहे थे, तो शहरों की सिटीज भी बहुत खराब थी। शहरों के अंदर जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से परेशान थे, यहां पर काम कुछ हो नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत दुखी थे, परेशान थे। अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, हाइजीनिटी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे, लोग गंदे गली कुचलों में रह रहे थे, और बहुत बुरे हाल हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि जब यूरोप की मैं बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि यूरोप के अंदर एरिस्टोक्रेसी एंजॉय कर रही है, सारी की सारी पावर एरिस्टोक्रेसी के पास है। चाहे जो भी टैक्सेस हो, जो भी बर्डन हो, वो आम जनता के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर है, जो ऑलरेडी बेचारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से मर रही है। फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, लोग पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं। तो अब लोगों को थक गए, लोग कहने लगे कि यार हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, और हमारी जो एरिस्टोक्रेसी है वो मौज मस्ती कर रही है, हमारे जो राजा महाराजा बैठे हैं वो महलों के अंदर बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि 1848 में जब पेरिस के अंदर बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज हुई तो लोग सड़कों पर उतर आए पेरिस की। जब लोग सड़कों पर उतर आए पेरिस की, तो उस टाइम पर जो यहां पर राजा था, जिसे 1830 में बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुई फिलिप, वो देखता है कि भैया लोग सड़कों पर हैं। तो लुई फिलिप शहर छोड़ करके भाग जाता है, देश छोड़ करके भाग जाता है। अब जैसे ही लुई फिलिप भागता है तो यहां पर नेशनल असेंबली अपने हाथ में पावर्स को ले लेती है और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर देती है, जहां पर कहा जाता है कि ऑल मेल अबव 21 उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, और राइट टू वर्क के अंडर गवर्नमेंट क्या करेगी? लोगों को नौकरी देने का काम भी यहां पर करेगी। तो हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर क्या हो गया भैया, 1848 में फ्रांस बन गया रिपब्लिक। फ्रांस के अंदर से राजा जो है भाग गया। अब आप मुझे बताओ, जब फ्रांस में कुछ हुआ तो उसका इंपैक्ट यूरोप के अलग हिस्सों में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिश रीजन की बात करें तो सिलेसिया के अंदर भी वीवर्स ने यहां पर रिवोल्ट कर दिया। देखो, वीवर्स की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, ऑलरेडी इनके पास अनएम्प्लॉयमेंट था, काम नहीं था प्रॉपर तरीके से। तो यहां पर क्या हुआ कि एक मर्चेंट ने, एक ट्रेडर ने आकर के वीवर्स के साथ धोखाधड़ी करी, इन्हें एक बड़ा ऑर्डर दे दिया कि आप मेरे लिए इतना कपड़ा बनाओ। और जब वीवर्स ने वो कपड़ा बना करके तैयार कर दिया तो मर्चेंट ने खरीदने से मना कर दिया कि मैं तो नहीं खरीदूंगा, और खरीदूंगा तो कम पैसों में खरीदूंगा। उसको लगा कि भाई ये वीवर्स तो मजबूर है, इनके पास और कोई काम तो है नहीं। तो जब वीवर्स ने यहां पर आवाज उठाई तो क्या हुआ? यहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ, और उस टाइम पर जो राजा था, उस राजा ने या नोबल्स ने क्या करा? उस मर्चेंट का सपोर्ट करा, ना कि अपने वीवर्स का। तो पॉलिश रीजन के अंदर भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमें होता हुआ देखने को मिला। तो लोग कहीं ना कहीं एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, नोबल्स के खिलाफ, राजा महाराजाओं के खिलाफ काफी ज्यादा परेशान थे, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी उनसे और ज्यादा पीड़ित थे। और इन इकोनॉमिक हार्डशिप्स ने यूरोप के अंदर नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को बढ़ाने का काम करा। हम देखते हैं कि 1848 के अंदर जर्मन रीजन में क्या हुआ। जब मैं जर्मन रीजन की बात करता हूं बच्चा जी, तो जर्मन रीजन के अंदर हम क्या देखते हैं कि लिबरल नेशनलिस्ट लोग इकट्ठे हुए। फरवरी 1848 में वो बैठे। हमने क्या देखा कि फरवरी 1848 में फ्रांस का जो राजा था उसको हटाया गया, फ्रांस के अंदर से मोनार्की खत्म करी गई, फ्रांस रिपब्लिक बना।
जब फ्रांस रिपब्लिक बन गया तो जो बाकी हिस्से थे यूरोप के, चाहे जर्मन रीजन, इटालियन रीजन, पॉलिश रीजन, ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर, वहां पर भी लोगों को लगने लगा कि हम भी क्यों ना, लिबरल मिडिल क्लास लोगों को लगने लगा कि हम भी क्यों ना आवाज उठाएं, हम भी क्यों ना अपने राजा को साइडलाइन करें, अपने राजा के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन लगा दें। तो कहानी की शुरुआत होती है मई 1848 में। फरवरी 1848 में फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस बन गया रिपब्लिक, फ्रांस से राजा भाग गया, नेशनल असेंबली के हाथ में पावर्स आ गई, फ्रांस के अंदर एक तरीके से हमें रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती हुई देखने को मिली। अब फ्रांस से इंस्पायर होकर के जर्मन रीजन के लोग भी जो हैं क्या करते हैं, मई 1848 में ऑल जर्मन नेशनल असेंबली यहां पर बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, आर्टिसंस थे। ये पूरे के पूरे जर्मन रीजन से लोगों को इकट्ठा करते हैं, फ्रैंकफर्ट की सेंट पॉल चर्च के अंदर आकर के मिलते हैं। सेंट पॉल चर्च के अंदर मई 1848 के अंदर क्या होता है कि यहां पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम अपने राजा की पावर्स को कम करेंगे। अब राजा कौन? क्योंकि ये जो जर्मन रीजन था इसके कुछ हिस्सों में ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था, कुछ हिस्सों में प्रोशिया का कंट्रोल था, कुछ हिस्सा जो है डेनमार्क के कंट्रोल में था, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। तो यहां पर ये लोग जाते हैं किसके पास? प्रोशिया के राजा के पास। अगर आप इसको ध्यान से देखो इस पेंटिंग को, तो ये पेंटिंग जो है सेंट पॉल चर्च की दिखाई गई है, जहां पर यहां पर आपको नीचे 831 मेल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि एक भी महिला रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, महिलाएं सिर्फ दर्शक हैं जो ऊपर बालकनी के अंदर आपको बैठी हुई देखने को मिलेंगी। और बीच में यहां पर आपको जर्मेनिया का फोटो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं कि ये जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के तौर पर जाना जाता है, सेंट पॉल चर्च के अंदर जो मिली, यहां पर हमें मेल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम जर्मन रीजन को यूनाइट करें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, राजा को बिठाएं, उसकी पावर्स को लिमिट करें। बट राजा कौन? ऑस्ट्रिया का राजा, प्रोशिया का राजा, डेनमार्क का राजा, किसके पास जाए? अब देखिए, ज़ोल्वरिन के बनने से क्या था कि इस जर्मन रीजन के अंदर ऑलरेडी प्रोशिया ने 1834 में इनिशिएटिव लिया था, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। प्रोशिया का दबदबा था इस रीजन के अंदर, लोग सुनते थे प्रोशिया की। तो ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लोग पहुंचते हैं प्रोशिया के राजा के पास, किंग ऑफ प्रोशिया फ्रेडरिक विलियम IV। इसको कहते हैं कि भैया आप जो है जर्मनी के राजा बन जाओ, अभी आप प्रोशिया के राजा हो, हम कह रहे हैं आप यूनाइटेड जर्मनी के राजा बन जाओ, आप हमें मदद करो कि हम जर्मनी को यूनाइट करें, यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन लाएं और आप उसको फॉलो करो। तो राजा कहता है पागल दिख रहा हूं क्या मैं प्रोशिया का राजा हूं, जर्मन रीजन पर मेरा ऑलरेडी बहुत बड़ा कंट्रोल है, अब मैं मेहनत करूं, जर्मन रीजन को यूनाइट करूं, तुम्हारे साथ मिलकर के लड़ाई झगड़े करूं ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, और तुम मेरे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लगा दो, मुझे तुम्हारी बात माननी पड़े, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है भाई? कोई भी नहीं। तो क्या होता है कि ये जो फ्रेडरिक विलियम IV था, ये अपने एरिस्टोक्रेट्स के साथ मिलकर के, अपनी मिलिट्री के साथ मिलकर के अपने ट्रूप्स को कहता है, अपनी आर्मी को कहता है कि इनका दिमाग जरा ठिकाने लगाओ, ये जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बना करके बैठे हैं, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। तो ट्रूप्स यहां पर अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्रेडरिक विलियम IV इनकी बैंड बजा देते हैं, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली वाले लिबरल्स की। अब लिबरल्स को यहां पर शांत कर दिया गया, लिबरल्स को कह दिया गया चुपचाप होकर के बैठ जाओ। बट लिबरल्स ज्यादा लंबे समय तक चुपचाप होकर के बैठने वाले नहीं थे। अब मजे की बात क्या है कि जितने भी ये लोग थे असेंबली के अंदर, ये सारे के सारे मेन थे, महिलाएं थी ही नहीं। महिलाओं ने भले ही अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई हो, महिलाओं ने भले ही अपने न्यूज़पेपर्स बनाए हो, भले ही महिलाएं पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह करती हो, बट स्टिल महिलाओं के पास ना तो वोट का अधिकार था, महिलाएं सिर्फ ऑब्जर्वर्स थी, देखने के लिए बैठी होती थी। आपने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में देखा भी वो। तो महिलाओं का हमें रोल जो है बहुत लिमिटेड देखने को मिला। हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि यहां पर कोशिश करी गई कि भैया क्या करा जाए कि थोड़ा सा लोगों को पावर्स दी जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, जब यहां पर लोगों ने देखा कि यार फ्रांस के अंदर जो है क्या हो गया है, फ्रांस के अंदर गड़बड़ी हो गई है, फ्रांस रिपब्लिक बन गया है, जर्मनी के अंदर भी, जर्मन रीजन के अंदर भी लोग आवाज उठा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस ने काफी ज्यादा कोशिश करी 1848 के आसपास कि वो दोबारा से ओल्ड ऑर्डर को ला सके, क्योंकि अलग अलग रीजन में, चाहे इटालियन पार्ट हो, चाहे हैब्सबर्ग एम्पायर का पार्ट हो, हर जगह लोग आवाज उठा रहे थे कि भैया फ्रांस तो देखो रिपब्लिक बन गया है, अब हमें भी पावर दो, हमें भी आजादी दो, हमें भी फ्रीडम दो, हमें भी लिबर्टी दो।
तो इन्होंने बहुत कोशिश करी राजा महाराजाओं ने कि दोबारा से वही ओल्ड ऑर्डर जो है बना रहे, बट कहीं ना कहीं कुछ सुधार लाने की कोशिश भी करी गई, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश भी करी गई। जैसे अगर बात करें हैब्सबर्ग की, तो हैब्सबर्ग के अंदर हम देखते हैं कि सर्फडोम को और बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया गया। हैब्सबर्ग एम्पायर ने क्या करा, हंगेरियंस को जो बहुत परेशान थे उनको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे दी कि चलो भैया खुश रहो, शांत रहो। लेकिन बट मामला अभी ठंडा यहां पर नहीं हुआ था। मामले को ठंडा करने की कोशिश करी गई, बट मामला अभी ठंडा यहां पर नहीं हुआ था। और अब हम देखेंगे कि उसी मामले ने कैसे जो लोगों के अंदर नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस चल रही थी, कैसे जर्मनी और इटली को यूनाइट करा। तो अब बात करेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में। देखिए, आपकी बुक में जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की बात करी गई है, जिसमें इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट ब्रिटेन का तो पूरा ही अलग। और सीबीएसई के तीनों फेवरेट टॉपिक है, यहां से हर साल सीबीएसई क्वेश्चन पूछता ही है किसी ना किसी सेट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की। देखिए क्या हुआ, आप लोगों ने मेरे साथ देखा ही, पढ़ा ही, अभी पिछली क्लास में भी हमने देखा कि जो जर्मन रीजन था, ये जर्मन रीजन जो है 300 स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। इस 300 स्टेट्स को 39 स्टेट्स में बदला किसने, नेपोलियन ने। फिर आगे चल करके जो ट्रीटी ऑफ वियना भी हुई आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, इन 39 स्टेट्स को नहीं छेड़ा गया। मई 1848 के अंदर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनी, जिन्होंने कोशिश करी कि भैया हम यहां पर जो है प्रोशिया की लीडरशिप में काम करें, बट प्रोशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्ड ने किसी भी तरीके के यूनिफिकेशन से मना कर दिया। अब लिबरल लोग जो है लगातार नेशन स्टेट बनाने की बात कर रहे थे, लिबरल्स जो है लगातार आवाज उठा रहे थे, बट राजा ने अपनी जंगर्स के साथ, यानी कि लार्ज लैंड ओनर्स के साथ मिलकर के उनको शांत कर दिया। बट लिबरल्स जो है कहीं ना कहीं अभी भी शांत नहीं बैठ रहे थे, लगातार अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चल रही थी जो कहीं ना कहीं जर्मन रीजन को यूनाइट करने की बात कर रही थी। होता क्या है कि प्रोशिया के अंदर लीडरशिप चेंज हमें होती हुई देखने को मिलती है। काइसर विलियम वन हमें प्रोशिया के राजा के तौर पर आते हुए देखने को मिलते हैं, और उनके चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क। अब यहां पर प्रोशिया एक चीज समझ जाता है कि भैया आज नहीं तो कल ये लिबरल्स जो हैं क्या करेंगे, ये लिबरल्स जो हैं हमें दबाने की कोशिश करेंगे। और जो काइसर विलियम वन था प्रोशिया का राजा, वो बड़ा समझदार था, बड़ा विजनरी था, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि यार क्यों ना मैं ही जर्मन रीजन को यूनाइट करूं, पावरफुल हो जाऊं। अगर पूरे के पूरा जर्मन रीजन पर मेरा कंट्रोल हो जाएगा तो मेरे से बड़ा कौन है, कोई भी नहीं। और कहीं ना कहीं उसकी इंग्लैंड के राजा के साथ, उसकी रशिया के राजा के साथ एक पर्सनल दुश्मनी भी थी। वो कजन्स थे, आपस में एक दूसरे से जेलसी भी रखते थे कि भैया हम जो हैं ज्यादा पावरफुल हो, हम जो हैं ज्यादा पावरफुल हो। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोशिया, ऑटो वन बिस्मार्क जो उसका चीफ मिनिस्टर था, यहां पर काइसर विलियम वन कहता है कि भैया हमें जो है इस जर्मन रीजन को यूनाइट करना है। और आर्मी की मदद से, ब्यूरोक्रेसी की मदद से ऑटो वन बिस्मार्क एक पॉलिसी का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। क्या नाम था भैया, अरे चल जा भाई, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। मैं यहां लिखता हूं, पॉलिसी का नाम क्या था, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। तो ये जो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी बच्चा हमें यहां पर देखने को मिलती है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास थी। होता क्या है कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी में, ब्लड में ये 3 वॉर लड़ते हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्मन रीजन कुछ ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, कुछ डेनमार्क के कंट्रोल में, कुछ पर फ्रांस का कंट्रोल भी था, कुछ प्रोशिया के कंट्रोल में भी था। तो प्रोशिया जब यहां पर जर्मन रीजन को यूनाइट करने की बात करता है तो ये 3 युद्ध लड़ता है। सबसे पहला डेनमार्क के साथ, फिर ऑस्ट्रिया के साथ, फिर फ्रांस के साथ, और तीनों में प्रोशिया की जीत होती है। और 1871 में फाइनली प्रोशिया का जो राजा था काइसर विलियम वन, वो जर्मन एम्परर बन जाता है। हम देखते हैं कि फ्रांस का पैलेस ऑफ वर्साई में यहां पर जो है समझौता होता है, और 1871 में जो है जर्मन रीजन यूनाइट हो गया। अब ये जो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी ऑटो वन बिस्मार्क की, ये बहुत खास थी। आयरन से उसने क्या करा, आयरन से उसने जर्मन रीजन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ कि जर्मन रीजन के अंदर हमें प्रॉस्पेरिटी आती हुई देखने को मिली। क्या आती हुई देखने को मिली, प्रॉस्पेरिटी आती हुई देखने को मिली, डेवलपमेंट आता हुआ देखने को मिला। तो इसके पास पैसा ऑलरेडी था, वॉर लड़कर के इसने इकट्ठा अपने आप को स्ट्रेंथन करा, मिलिट्री की मदद से, ब्यूरोक्रेसी की मदद से, और फाइनली 1871 में जर्मन रीजन यूनाइट हो गया। हमें यहां पर काइसर विलियम वन नया राजा बनता हुआ देखने को मिला, और इस नए राजे ने आते ही क्या करा,
मॉडर्न करेंसी लेकर के आया, ये एक लीगल सिस्टम नया लेकर के आया, इसने बैंकिंग सिस्टम को इंप्रोवाइज करा, ये 3-4 बढ़िया काम इसने करे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। सबसे पहले नेपोलियन ने 300 स्टेट्स को 39 में चेंज करा। उन 39 को आगे चल करके ज़ोल्वरिन की मदद से इकोनॉमिकली यूनाइट करने की कोशिश करी गई अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोशिया। देन मई 1848 में ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई, जिसने कोशिश करी कि भैया हम यहां पर जर्मन रीजन को यूनाइट करें। और फाइनली अंडर द लीडरशिप ऑफ काइसर विलियम I एंड ऑटो वॉन बिस्मार्क, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को फॉलो करते हुए 1871 में फाइनली जर्मनी यूनाइट हो गया। अब आपके एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सप्लेन अबाउट द जर्मन यूनिफिकेशन। अगर वो जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में पूछा है तो तुम्हें नेपोलियन से लेकर के बिस्मार्क सब बताना पड़ेगा पॉइंट्स में, 5 में। अगर वो सिर्फ बिस्मार्क के बारे में पूछ रहा है तो तुम्हें सिर्फ बिस्मार्क और उसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के बारे में बताना पड़ेगा कि कैसे मिलिट्री की मदद से, यानी कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली मई 1848 से लेकर के 1871 के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। तो याद रखना ये चीज। तो कुल मिलाकर के अब देखो 1871 में जर्मनी तो हो गया यूनाइट। अब बारी है इटली की। इटली की जब हम बात करते हैं तो इटालियन रीजन 7 स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि जो सार्दिनिया पिडमोंट वाला इलाका था ये ओरिजिनल इटालियन हाउस था। बाकी का जो अलग अलग हिस्सा है वो अलग अलग एरियाज के कंट्रोल में था। जैसे नॉर्थ ऑफ इटली की बात करें तो वो हैब्सबर्ग के कंट्रोल में है। सेंट्रल पार्ट की बात करें तो ये पोप यानी कि चर्च के कंट्रोल में है, रोमन कैथोलिक चर्च। सदर्न पार्ट की बात करें तो ये जो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है ये किसके कंट्रोल में है, बर्बन डायनास्टी के कंट्रोल में है। लोम्बार्डी और वेनेशिया की बात करें तो ये वाला रीजन जो है ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है। तो इटालियन रीजन अलग अलग एरियाज जो है अलग अलग हिस्सों में थे, अलग अलग कंट्रोल में थे। अब होता क्या है कि ये जो रीजन है, यहां पर हमने क्या कहा कि ये सार्दिनिया पिडमोंट जो है ये ओरिजिनल है। अब इस सार्दिनिया पिडमोंट का जो राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड, वो क्या चाहता था, वो भी विजनरी था। वो चाहता था कि यार अगर मेरा इस पूरे इटाली के ऊपर कब्जा हो गया, ये पूरा इटली मेरे कंट्रोल में आ गया, तो क्या है मैं मेडिटेरेनियन सी पर अपना ठीक ठाक कंट्रोल कर पाऊंगा, मैं व्यापार को आसानी से मैनेज कर पाऊंगा, क्योंकि सब व्यापार की लड़ाई थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की लड़ाई थी। तो हम क्या देखते हैं कि ये विक्टर इमैनुअल सेकंड इस इटालियन रीजन को यूनाइट करने की बात करता है। बट इस इटालियन रीजन को यूनाइट करने के लिए जरूरी क्या था, जरूरी यह था कि इस इटालियन रीजन के लोग पहले से यूनाइट हो, उनके अंदर नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस हो। तो यहां पर नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को जगाने का काम मजीनी भाई साहब कर चुके थे, जिनका जन्म 1805 जेनोवा के अंदर हुआ था। जेनीवा नहीं, जेनोवा। जेनोवा के अंदर हुआ था और ये इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। इन्होंने यंग इटली नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया भी था। 1831 और 1848 जब जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था तब तब इन्होंने भी कोशिश करी थी, बट ये फेल हो गए थे। तो लोग ऑलरेडी इटालियन रीजन के अंदर यहां पर नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस से जुड़े हुए थे। विक्टर इमैनुअल सेकंड ने अपने चीफ मिनिस्टर काउंट केवर के साथ उन्हीं एस्पिरेशंस को लोगों की जगाने का काम करा और उसे यूनिफिकेशन के अंदर बदलने का काम करा। हम क्या देखते हैं कि यहां पर ये विक्टर इमैनुअल सेकंड समझ गया, सार्दिनिया पिडमोंट का राजा, कि अगर मैं इटली को यूनाइट कर दूंगा तो मेरे देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और पॉलिटिकली मैं मजबूत भी हो जाऊंगा। तो ये अपने चीफ मिनिस्टर काउंट केवर से कहता है, जिसका जन्म 1810 में हुआ था, ये पिडमोंट का प्राइम मिनिस्टर था। यह कहता है कि भैया आपको जो है अब क्या करना होगा, इटालियन रीजन को यूनाइट करना होगा। हम देखते हैं कि ये जो काउंट केवर था ये ना तो कोई रेवोल्यूशनरी था ना ही कोई डेमोक्रेट था। ये जो है एक साधारण परिवार के अंदर जन्म लिया था जो इटालियन से बेहतर फ्रेंच बोलता था, यानी कि ये डिप्लोमैट बहुत बढ़िया था, ये कूटनीतिक बहुत बढ़िया जानता था, ये डिप्लोमैटिक बहुत ज्यादा था। ये कहता है ठीक है साहब, करते हैं कुछ व्यवस्था। अब ये दिमाग लगाता है कि यार राजा ने मुझे ऑर्डर तो दे दिया, राजा की मूछें देख रहे हो, ये मस्त मूछें हैं, कि राजा ने मुझे ऑर्डर तो दे दिया कि भैया तुझे यूनाइट करना है, पर मैं यूनाइट कैसे करूंगा, मैं कैसे पोप को हराऊंगा, मैं कैसे स्पेन की बर्बन डायनास्टी को साउथ से हराऊंगा, और मैं कैसे ऑस्ट्रिया से पंगा लूंगा। तो ये दिमाग लगाता है, ये देखता है कि यार फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं 1860 में ये फ्रांस को मजबूर करता है कि फ्रांस आप मेरी मदद करो और आपकी मदद से मैं क्या करूंगा, मैं जो है नॉर्दर्न पार्ट से ऑस्ट्रिया को भगा दूंगा। तो 1860 में फ्रांस की मदद से ये पहले क्या करते हैं, ये जो है एक तरीके से नॉर्दर्न पार्ट से ऑस्ट्रिया को हटा देते हैं।
अब बारी आती है किसकी? बारी आती है यहां पर जो सदर्न पार्ट था। 1859 1860 में फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा दिया, नॉर्दर्न पार्ट इनके कंट्रोल में। अब जो ये साउथ वाला रीजन है, ये साउथ वाला रीजन इंपॉर्टेंट है, जहां पर किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, स्पेन की बर्बन डायनास्टी है। अब स्पेन की बर्बन डायनास्टी को हराने के लिए क्या होता है, यहां पर ऑलरेडी ग्युसेपे गैरिबॉल्डी जो मजीनी का ही एक चेला था वो काम कर रहा था। तो काउंट केवर पहुंचता है, अप्रोच करता है गैरिबॉल्डी को कि गैरिबॉल्डी मेरी मदद कर यार, तू इन पीजेंट्स को मेरे साथ ला, और इन पीजेंट्स को साथ ला करके हम कोशिश करते हैं स्पेन की बर्बन डायनास्टी को भगाते हैं, अपना यूनाइट करते हैं। ये कहता है ठीक है साहब करते हैं। तो फाइनली लोकल पीजेंट्स की मदद से यहां पर एक रेवोल्यूशन करा जाता है, स्पेनिश रूलर्स भाग जाते हैं, और फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है क्या होता है, वो जो है यूनाइटेड इटली का राजा बन जाता है। तो देखिए आपकी बुक में पहले जर्मनी का यूनिफिकेशन गिवन है, बट जर्मनी का यूनिफिकेशन कब कंप्लीट हुआ? जनवरी 1871 में। और कहीं ना कहीं इटली का यूनिफिकेशन आपकी बुक में बाद में गिवन है, बट 1861 में आफ्टर द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज डिफीट हम क्या देखते हैं कि यहां पर विक्टर इमैनुअल सेकंड इटली के राजा बन जाते हैं। तो देखो इटली के अंदर यूनिफिकेशन कैसे हुआ? पहले मजीनी ने शुरुआत कर दी थी, और आगे चल करके कई बार उसने रेवोल्यूशन करने की कोशिश भी करी, बट वो फेल हो गया। तो हम देखते हैं कि काउंट केवर के साथ मिलकर के विक्टर इमैनुअल सेकंड जो सार्डिनिया पिडमोंट का राजा था, वो यहां पर कोशिश करता है कि इस रीजन को यूनाइट करा जाए। तो पहले फ्रांस के साथ अलायंस करके वो एक तरीके से नॉर्दर्न पार्ट में किसको हराते हैं? ऑस्ट्रिया को भगाते हैं। और फिर ऑस्ट्रिया को भगाने के बाद 1860 के अंदर वो स्पेन की बर्बन डायनास्टी को भी भगा देते हैं ग्युसेपे गैरिबॉल्डी की मदद लेकर के, और फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है इटली के राजा बन जाते हैं। तो बात खत्म, इटली का यूनिफिकेशन डन। अब जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हमने देख लिया, अब बारी आती है ब्रिटेन की और इसके स्ट्रेंज केस की। देखिए क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वाज द रोल ऑफ काउंट केवर इन द इटालियन यूनिफिकेशन। तो आपको बताना है काउंट केवर ने क्या कुछ करा। वो आपसे पूछ सकता है कि भैया मजीनी का या रेवोल्यूशनरीज का क्या रोल रहा इटली के यूनिफिकेशन में। तो आपको बताना है कैसे मजीनी ने जो है 1805 में जन्म लिया, किस तरीके से उसने जो है यंग इटली का ऑर्गेनाइजेशन करा, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, लोगों को इंस्पायर करा। 1831 1848 में कोशिश करी बट वो फेल हो गया, और आगे चल करके उसी के चेले ने, उसी के आइडियाज ने लोगों को इंस्पायर करा, गैरिबॉल्डी ने मदद करी, और फाइनली इटली यूनिफाई हुआ। तो ये सब बातें लिखनी है, दैट्स इट। आसान है, ये सारे के सारे नोट्स पॉइंट्स के अंदर ही तुम्हें इसलिए गिवन है सो दैट तुम आसानी से लिख सको आंसर्स में, है ना। अब बात आती है ब्रिटेन की। देखो ब्रिटेन की जो कहानी है वो बहुत अलग है। 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटेन नाम का देश ही नहीं था। यहां पर हमें 4 आइलैंड्स देखने को मिलते थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड। जब इन आइलैंड्स की हम बात करते हैं तो इन आइलैंड्स के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। अब इन सब में होता क्या है कि ये जो इंग्लैंड है ये थोड़ा सा तरक्की कर जाता है। 1688 में इंग्लैंड के अंदर मोनार्की से पावर्स को छीन करके पार्लियामेंट को दे दिया जाता है। इंग्लैंड व्यापार कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, इंग्लिश लोग पैसा बढ़िया कमा रहे थे, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस थे, पैसा आ रहा था इनके पास। इसी बीच क्या होता है कि हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे। इंग्लैंड के लोग चाहते थे कि हम पावरफुल हो जाएं, स्कॉटलैंड के लोग चाहते थे कि हमें भी इस बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल जाए, 2 पैसे हम भी कमा लेंगे, क्योंकि अमीर आदमी से हर कोई दोस्ती करने की बात करता है। और इस टाइम पर इंग्लैंड यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार वगैरह कर रही थी। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो लोग बैठे थे वो प्रॉस्परस थे, पैसे वाले थे, तो वो कहते हैं कि ठीक है भैया स्कॉटलैंड को साथ ले लेते हैं। 1707 में एक एक्ट पास होता है, कानून पास होता है, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड साथ आ जाते हैं और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अब ग्रेट ब्रिटेन तो बन गया, बट हुआ क्या, इनका कल्चर अलग, इनकी भाषा अलग। अगर आप देखें तो इंग्लैंड में इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, स्कॉटलैंड में गेलिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनका अपना ड्रेसिंग सेंस है, अपना कल्चर है, अपना ही सब अलग है। तो होता क्या है कि लगातार इंग्लैंड जो है स्कॉटलैंड के ऊपर अपना डोमिनेंस बना करके रखता है। स्कॉटिश कल्चर को, उनके इंस्टीट्यूशंस को लगातार दबा करके रखा जाता है, सप्रेस करके रखा जाता है, यहां तक कि स्कॉटलैंड के लोगों को उनके घरों में भी चैन से नहीं रहने दिया जाता। हम देखते हैं कि आगे चल करके जो ये स्कॉटिश लोग थे,
इनको ना तो इनकी भाषा बोलने दी जाती है, ना ही इनको इनके कपड़े पहनने दिए जाते हैं। स्कॉटिश लोगों को यहां तक कि उनके घरों से ही निकाला जाता है। स्कॉटलैंड के लोग बहुत परेशान हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, बिकॉज इंग्लैंड पैसे वाला था तो वो दबा करके इनको रखता था। अब इंग्लैंड चाहता था कि मैं और पावरफुल बनूं, उसकी नजर पड़ती है किस पर? उसकी नजर पड़ती है आयरलैंड के ऊपर। उसने कहा स्कॉटलैंड को तो मैंने 1707 में साथ ले लिया, अब मुझे आयरलैंड को लेना है। आयरलैंड की केस में कहानी क्या अलग है? आयरलैंड के केस में कहानी थोड़ी सी अलग ये थी कि यहां के लोग चाहते नहीं थे, यहां का रिलीजन अलग था। इंग्लैंड के लोग प्रोटेस्टेंट्स थे, आयरलैंड के लोग कैथलिक्स थे। तो ये क्या करते हैं, यहां पर धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, कैथलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट। और हम देखते हैं कि जबरदस्ती 1801 में आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। काफी सारे लोग जैसे कि वुल्फ टोन, वो आवाज उठाते हैं आयरिश रेवोल्यूशनरीज कि भैया आप गलत कर रहे हो हमारे साथ, आप हमारी आइडेंटिटी को खत्म कर दोगे। बट इंग्लैंड बल का इस्तेमाल करके, पैसों का इस्तेमाल करके फाइनली 1801 में क्या कर लेता है, आयरलैंड को भी अपने साथ ले लेता है। और जब आयरलैंड भी साथ आ जाता है तो इंग्लैंड का फ्लैग, स्कॉटलैंड का फ्लैग, आयरलैंड का फ्लैग मिला करके यूनियन जैक बनाया जाता है। ये यूनियन जैक बना लेते हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ब्रिटिश फ्लैग, नोबल अपना एंथम बना लेते हैं, गॉड सेव आवर नोबल किंग, बट लैंग्वेज अपनी इंग्लिश ही रखते हैं। तो आपने जर्मनी के बारे में पढ़ा, इटली के बारे में पढ़ा, इंग्लैंड के बारे में पढ़ा, तीनों की कहानी अलग कैसे है? जर्मनी और इटली के लोग चाहते थे यूनाइट होना, उनका एक कल्चर था, उन्होंने आपस में कोशिश करी। बट ब्रिटेन की कहानी बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन के अंदर अलग अलग भाषा, अलग अलग एथनिसिटीज बोलने वाले लोग हैं, जिनको कानून की मदद से, बल की मदद से इंग्लैंड ने इनकॉर्पोरेट करा। तो ये हमें यहां पर डिफरेंस देखने को मिलता है। और फाइनली 1801 में आयरलैंड के साथ आते ही यहां पर चीजें हमें अलग होती हुई देखने को मिली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द केस ऑफ ब्रिटेन यूनिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो यही सब बातें आपको बतानी है कि कैसे अलग है, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग रहते थे, जो आगे चल करके हमें साथ आते हुए देखने को मिलते हैं ड्यू टू सम रीजंस। तो ये था ब्रिटेन का यूनिफिकेशन बचा। ये तीनों यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ जाता है हर साल, तो आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले प्रीवियस क्लास के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन को पढ़ा, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप देखा, हम लोगों ने एज ऑफ रेवोल्यूशंस की बात करी, जुलाई रेवोल्यूशन 1830, 48 में जो रेवोल्यूशन हुए वो देखे, फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना, कैसे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनी, किस तरीके से वीवर्स का प्रोटेस्ट रहा सिलेसिया में, कैसे जर्मनी और इटली बना, ये सब चीजें हमने देखी। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड द बाल्कन इशू की। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोगों को जोड़ने की, तो लोगों को जोड़ने के लिए रोमांटिसिज्म का इस्तेमाल तो करा गया, बट उस रोमांटिसिज्म के साथ, उस कल्चरल मूवमेंट के साथ लोगों को बताया गया कि भैया हमारा देश क्या है, हमारा देश कैसा है। तो लोगों को, नेशंस को विजुअलाइज करने की बात भी करी गई। यहां पर हम देखते हैं कि फीमेल फिगर्स का, फीमेल एलिगरीज का इस्तेमाल करा गया, यानी कि नेशंस को पर्सोनिफाई करने का काम करा गया। जैसे फ्रांस के अंदर मैरियान और जर्मनी के अंदर जर्मेनिया हमें बनती हुई देखने को मिलती है। हम क्या देखते हैं कि फ्रांस के अंदर मैरियान का फिगर बनाया गया, लोगों को कहा गया कि भैया हमारा जो देश है वो क्या है, वो एक तरीके से मैरियान को रिप्रेजेंट करता है, जिसके सिर पर लाल टोपी, हाथ में ट्राई कलर फ्लैग और कॉकेड हमें देखने को मिलता है। ये लिबर्टी और रिपब्लिक का सिंबल है। उसी तरीके से जर्मेनिया को दिखाया गया कि भैया हमारी जर्मनी की रक्षा, हमारे जर्मन रीजन की रक्षा करने वाली ये जर्मेनिया है। तो लोग क्या है, फीमेल फिगर्स के साथ आपस अब एक तरीके से क्या है, अपनी माता के तौर पर, अपनी बहन के तौर पर देखते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो फीमेल फिगर्स का इस्तेमाल करा गया, जो नेशन का, जो देश का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं था, लोगों को कैसे समझाया जाए, एक एब्स्ट्रैक्टनेस थी, उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया, महिलाओं का रूप दे दिया गया। तो जर्मेनिया यहां पर बनी, जिनके हाथ में जो है ट्राइकलर फ्लैग, एक हाथ में जो है तलवार, साथ ही साथ शील्ड हमें देखने को मिलती है, क्राउन ऑफ ऑक लीव्स हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें यहां पर बनाई गई। तो एक तरीके से कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नेशंस को पर्सोनिफाई करा गया सो दैट लोग आपस में कनेक्ट कर सके। ये एलिगरीज हमें बनती हुई देखने को मिली, ताकि लोग अपने आप को जोड़ करके देख सके, लोग कहीं ना कहीं अपने देश के साथ जोड़ करके खुद को समझ सके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। तो ये चीजें बच्चा हमें यहां पर होती हुई देखने को मिलती हैं। और ये जो सिंबल्स इनके हाथों में, उनके अपने मतलब है। जैसे ब्रोकन चेन्स का मतलब है बीइंग फ्रीड, ब्रेस्टप्लेट विद ईगल का मतलब है स्ट्रेंथ, ये जर्मन एम्पायर का सिंबल था। क्राउन ऑफ ऑक लीव्स का मतलब है हीरोइज्म, स्वॉर्ड का मतलब है रेडीनेस टू फाइट, कि भैया अभी लड़ लेंगे।
ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड का मतलब है विलिंगनेस टू मेक पीस, कि हम शांति करने को भी तैयार हैं। ब्लैक रेड गोल्डन ट्राइकलर फ्लैग का मतलब क्या है कि ये लिबरल नेशनलिस्ट फ्लैग है जर्मन एम्पायर का। देन उसके बाद रेज ऑफ राइजिंग सन का मतलब क्या है कि अब नया एरा शुरू हो रहा है। तो यहां से आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लेता है वो, खास तौर पर मैच द फॉलोइंग में। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए कि किस सिंबल का क्या मतलब है। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे बाल्कन इशू के बारे में। यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या है, थोड़ा सा ये इशू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसे ध्यान से देखना होगा। अगर मैं बाल्कन रीजन की बात करूं बच्चा, तो आप मैप को देखो पहले ध्यान से। इस बाल्कन रीजन को अगर आप देखोगे, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ है इसके ब्लैक सी, दूसरी तरफ नीचे की तरफ मेडिटेरेनियन सी है, यहां पर एड्रियाटिक सी हमें देखने को मिलती है। यूरोप के साथ ये पूरा जोड़ रहा है मेडिटेरेनियन को। इस रीजन के ऊपर जिसका भी कंट्रोल होगा वो पूरे यूरोप के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का दम रखता है, अफ्रीका पर भी कंट्रोल करने का दम रखता है। अब क्या था कि यहां पर हम देखते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, चाहे इधर रशिया हो गया हो, चाहे यहां पर ऊपर जर्मनी हो गया हो, ऑस्ट्रिया हो गया हो, या इधर इटली हो गया हो, या पीछे ब्रिटेन हो गया हो, हर कोई इस रीजन के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था। बिकॉज इस रीजन की जो एक तरीके से इकोनॉमिक पोजीशन थी वो बहुत खास थी। क्योंकि आप देखो, अगर जर्मनी रशिया का इस रीजन पर कंट्रोल होगा तो वो ब्लैक सी पर अपना कंट्रोल कर पाएगा, वो मेडिटेरेनियन में आसानी से आ जा पाएगा। आज भी अगर पुतिन लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन से, क्यों लड़ रहा है? वो इसी ब्लैक सी को लेकर के लड़ रहा है, मेडिटेरेनियन में एक्सेस को लेकर के लड़ रहा है। ये लड़ाई जो 200 या 500 सालों से चलती आ रही है, वो आज भी क्यों रेलिवेंट है? ज्योग्राफी की वजह से रेलिवेंट है। या आज भी जर्मनी जो चाहता है कि मैं इस रीजन पर अपना कंट्रोल करके रखूं, क्यों? बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी। अब ये जो बाल्कन नेशंस थे, हम क्या देखते हैं कि अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग थे। यहां पर स्लाव्स भी हमें देखने को मिलते हैं, सर्ब्स भी हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग लोग हमें देखने को मिलते हैं। अब ये लोग जो है नेशनलिस्ट एस्पिरेशन से भरे हुए थे, नेशनलिज्म इनके अंदर कूट कूट के था, और ये लोग आपस में एक दूसरे से जेलसी बहुत रखते थे, चाहते थे कि हम एक दूसरे की पोजीशन को ओवरकम करके, ओवरथ्रो करके ज्यादा पावर हासिल कर ले। जैसे रोमेनियंस जो है वो सर्बियन से नफरत करते थे, सर्बेरियंस जो है क्रोशियन से, इनकी आपस में राइवलरी चलती रहती थी। अब जब आपकी आपस में लड़ाइयां होंगी तो बाहर की पावर से उसका फायदा उठाएंगी। तो जो इनकी नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थी उनका फायदा उठाते हैं कौन? जो बड़े बड़े नेशनलिस्ट, जो बड़े बड़े कंट्रीज थे, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ये सब। क्योंकि हो क्या रहा था कि इस टाइम पर ये रीजन जो है ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ऑटोमन एम्पायर वीक हो रहा था। ये बल्गेरियंस, रोमेनियंस, ये सब चाहते थे कि हम आजाद हो, हमें आजादी मिले। ऑटोमन एम्पायर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर नहीं पा रहा था। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ग्रीस यहां पर आजाद 1832 में हो ही चुका था। ये बाकी लोग भी चाहते थे हम आजाद हो, और आपस में नफरत करते थे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि आपस में जो इनकी राइवलरीज थी, जो इनकी नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थे, उनका इस्तेमाल मेजर पावर्स ने, यूरोपियन पावर्स ने करा अपने इंपीरियलिस्टिक एम्स को फुलफिल करने के लिए, कि भैया अगर हम इस रीजन पर अपना कंट्रोल कर लेंगे, इनकी मदद करेंगे, तो हमें क्या होगा? फायदा मिलेगा, और लास्ट में अपने दोनों हाथों में लड्डू। यानी कि जिस तरीके से हम लोगों के बीच में कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के जो डिफरेंसेस होते हैं, उनका इस्तेमाल कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं पावर में आने के लिए। उसी तरीके से नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस इन लोगों के बीच में थे, पर आपस में डिफरेंसेस थे, राइवलरीज थी। उन्हीं सब का फायदा किसने उठाया? मेजर पावर्स ने उठाया, खुद को, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने इंपीरियलिस्टिक एम्स को फुलफिल करने के लिए। और हम देखते हैं कि आगे चल करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हमें यहां पर देखने को मिला। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा बाल्कन्स के केस में कि नेशनलिज्म का जो आइडिया पहले लिबरलिज्म की बात करता था, फ्रीडम की बात करता था, लास्ट में आकर के कैसे उसका गलत इस्तेमाल भी हमें मेजर यूरोपियन पावर्स की तौर पर देखने को मिला, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या बाल्कन वॉर्स हमें होते हुए देखने को मिले। तो इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। यहां से क्या, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, वो सब मैंने आपको बताया। हर एक चीज को हमने ध्यान से समझा। ये नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ नेशनलिज्म इन यूरोप हमारा यहीं पर एंड होता है। अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।